एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे अगर कोई महिला एक्चुअल में प्रताड़ित है अपने पति और उसके इन-लॉज के द्वारा, तो उस महिला के क्या कानूनी अधिकार हैं, वो महिला किन कानूनी उपचारों का सहारा लेते हुए अपने आप को प्रताड़ित होने से बचा सकती है। महिला को आमतौर पर प्रताड़ित किस लिए किया जाता है? सबसे बड़ी प्रताड़ना का कारण महिला के लिए होता है दहेज की मांग। उसके इन-लॉज, उसके हस्बैंड, उसकी मदर, फादर बेसिकली महिला से दहेज की मांग करते हैं कि तुम अपने घर वालों से इतना पैसा लेकर आओ तब तुम घर में रहो, या तुम्हें ये काम करना होगा, तुम्हें ऐसे रहना होगा, वैसे रहना, हर तरीके से क्रूएलिटी करते हैं, उसको डिप्रेशन में डालते हैं, सब चीज़ें डालते हैं। आदमी कहता है तुम क्रेटा गाड़ी लेके आओगी तभी तुम्हें मैं अपने घर में रहने दूंगा। तो इस कंडीशन में महिला को आखिरकार करना क्या चाहिए? महिलाएं सहती जाती हैं और बहुत ज़्यादा जब यातनाएं बढ़ जाती हैं, आजकल फर्जी मुकदमे तो बहुत लिखाए गए हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन जो एक्चुअल में महिलाएं प्रताड़ित हैं उनकी मैं आज बात कर रहा हूँ, क्योंकि ना हर महिला गलत है ना हर हस्बैंड गलत है। दोनों की गलतियाँ कुछ ना कुछ होती हैं, लेकिन हो सकता है गलत ज़्यादा होने का परसेंटेज कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन आज मैं यही डिस्कशन करूँगा कि बतौर महिला आपको क्या करना चाहिए अगर आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, आपके कानूनी अधिकार क्या हैं, आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे आप इस प्रताड़ना से बच सकें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको भारतीय कानून हिंदी भाषा में, बेहतरीन भाषा में पता चल सके, सबसे पहले आप तक ये जानकारी पहुंचे। साथ ही साथ मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक कराकर ही बात करिए। मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। बिना अपॉइंटमेंट बुक कराए मैं बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास दिन में हज़ारों कॉल्स आती हैं, अनगिनत लोग फ़ोन करते हैं जिनको मैं देख भी नहीं पाता। इसलिए अगर आपकी अपॉइंटमेंट अप्रोप्रिएट तरीके से बुक रहेगी तो आपके लिए बात कर पाना ईजी होगा और हो सकता है मेरे लिए भी थोड़ी सी आसानी रहे। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। खैर, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपकी शादी हुई, आपके और आपके हस्बैंड के बीच में कोई विवाद हुआ, या आपने मुकदमे लिखा है या उन्होंने मुकदमे लिखा है, आपको टॉर्चर किया जाने लगा दहेज के लिए। अगर आप सही हैं, आपको टॉर्चर किया जाने लगा, मारा पीटा जाने लगा, आपसे कहा जाने लगा कि इतना पैसा मायके से लेके आओ या इतना खर्चा लेके आओ। इस कंडीशन में हस्बैंड आपको घर से निकाले दे रहे हैं, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या करना है, आपको पुलिस को कॉल करना है। पुलिस आएगी, अगर आपको वो घर से निकाल रहे हैं तो पुलिस आपको उस घर में दोबारा एंट्री दिलाएगी। ठीक, यहाँ से बात नहीं बनती है तो आपको क्या करना होगा? 498A का मुकदमा यानी दहेज का मुकदमा दर्ज कराना है उन्हीं लोगों के विरुद्ध जो एक्चुअल में कल्प्रेट हैं, आपके जैसे सास ससुर, उनके हस्बैंड, आपके अगर उनके भाई बहन भी आपको परेशान कर रहे हैं तो ही उनका नाम इसमें डालिए, अदरवाइज़ उनका नाम डालने की ज़रूरत नहीं है। नेसेसरी में किसी को परेशान नहीं करना है, ये आपको जानना है, क्योंकि हम आपके कानूनी अधिकार की बात कर रहे हैं तो हम उनके भी कानूनी अधिकार की बात पहले ही कर चुके हैं। खैर, अगर आपका हस्बैंड मान लीजिए आपको किसी भी तरीके से मायके छोड़ आता है, आप मायके से वापस आना चाहती हैं लेकिन वो आपको वापस अपने घर में नहीं ले रहा है, तो आप दूसरा स्टेप क्या कर सकती है? दूसरा स्टेप आपको ये करना है कि आपको सेक्शन 9 का केस दाखिल करना है। सेक्शन 9 अगर डालेंगे तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। आप सब अमूमन जानते हैं कि हस्बैंड ही सेक्शन 9 का केस करते हैं, महिलाएं नहीं करती है, लेकिन अगर आप सेक्शन 9 का केस करेंगी तो कोर्ट इसको बहुत सकारात्मक लेगी कि ये महिला तो अपने पति के साथ रहना चाहती है। वही बदतमीज होगा जो जानबूझ के इस महिला को घर से निकाल रहा है और रखना नहीं चाह रहा है, बता रहा है कि ये नहीं रहना चाहती, और उल्टे यही आदमी जो है उसको नहीं रखना चाह रहा है। तो आप सेक्शन 9 डालेंगे तो आपको एडवांटेज मिल जाएगा कि आप अपने मैरिज को फिर से रिस्टोर करना चाहती हैं, उस घर को पुनः ज्वाइन करना चाहती हैं, अपने घर को बसाए रखना चाहती हैं, अपना घर तोड़ना नहीं चाहती। ये बहुत सकारात्मक आपके फेवर में जाएगा। अगर मान लीजिए आपके हस्बैंड ने एक तरफा कंटेस्टेड डाइवोर्स दाखिल कर दिया है, तो इस कंडीशन में मैंने बताया ना कि आपको सेक्शन 9 डाल देना है, और अगर उसने डाइवोर्स कंटेस्टेड किया हुआ है तो आपको डिनाई करना है कि मुझे डाइवोर्स नहीं लेना है, मुझे अपनी मैरिज को रिस्टोर करना है, मुझे अपने बच्चे का, अपने फैमिली का फ्यूचर स्पॉइल नहीं करना है। कई मामले ऐसे आते हैं जिनमें जो है लड़की की हत्या कर दी जाती है दहेज के लिए, तो दहेज के लिए अगर उसकी हत्या कर दी जाती है कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और फिर हस्बैंड्स के अगेंस्ट, उनकी फैमिली के अगेंस्ट जो लड़की के फैमिली वाले होते हैं वो 304B का मुकदमा दर्ज कराते हैं। अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है तो 304B का मुकदमा दर्ज करवाएं उसके माता पिता। इसमें फिर कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा और सारी चीज़ें प्रोसीजर चलेंगी, लंबा होता है, न्याय मिलना थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो या तो पति के साइड वाले क्या करते हैं कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दो कि महिला खुद छोड़ के भाग जाए, या ऐसा कुछ कर दो कि जो ये खुद ही सुसाइड कर ले, ऐसा करने की कोशिश होती है। लेकिन इस तरह की सिचुएशन से बचने से बेहतर है कि आप पहले जो भी आपको लीगल रेमेडीज़, कानूनी उपचार मिले हुए हैं, आप उससे जो है निपटारा करिए, उससे चीज़ों को निपटाने की कोशिश करिए। अब आपने सेक्शन 9 दाखिल कर दिया, आपने 498A कर दिया, आपको चाहिए कि भैया मेरे पास तो घर नहीं है, मेरे साथ जो है बहुत ज़्यादा मारपीट जातियाँ हुई हैं,
लगातार इनके घर वालों ने मारा है, तो आप इसमें डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दर्ज करेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस में सबसे बड़ी बात आप जान लीजिए, आप उन्हीं लोगों का नाम लिखा पाएंगी जो उस घर में आपके साथ निवास कर रहे थे। डोमेस्टिक वायलेंस के लिए मैंडेटरी होता है कि जिसका भी आप नाम लिखा रही हैं वो आपके साथ हाउस होल्ड शेयर करता हो, यानी कि सेम घर में निवास करता हो, सेम एड्रेस होना चाहिए उसका, और जो भी आप इंसिडेंट बता रही हैं उस इंसिडेंट, उस घटना के होते समय वो व्यक्ति आपके साथ रहा हो। अगर सेम घर में नहीं रहता है, सेम हाउस होल्ड शेयर नहीं कर रहा है, डोमेस्टिक हाउस होल्ड सिमिलर नहीं है, यानी कि एक ही घर में अगर आप लोग निवास नहीं कर रहे हैं, ये साबित हो जाएगा अगर, तो आपका केस फर्जी कहलाएगा। इसलिए उन्हीं लोगों का नाम डोमेस्टिक वायलेंस में डलाइए जिन लोगों ने एक्चुअल में आपको प्रताड़ित किया हुआ है, अदरवाइज सबका नाम डालाने की ज़रूरत नहीं है। आपने डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया, इसमें आप क्या करिए, कोर्ट से रेजिडेंशियल राइट मांगिए कोर्ट से रेजिडेंशियल राइट मांगिए, कोर्ट से कहिए कि मुझे मेरे मैट्रिमोनियल हाउस में लौटना है। हस्बैंड हो सकता है कह दे कि मेरा अपने नाम पे घर नहीं है, कोई बात नहीं, आपके सास ससुर के नाम पे घर है। आपके सास ससुर के घर में जिसमें आप पहली बार विवाह करके गई हैं, मैट्रिमोनियल राइट्स आप क्लेम कर सकती हैं। उस घर में आपको मैट्रिमोनियल राइट मिलेगा और 100% मिलेगा। कोर्ट आपको रेजिडेंशियल राइट्स देगी, आप रेजिडेंशियल राइट प्राप्त कर लेंगी, आपको वहाँ पर रहने की व्यवस्था हो जाएगी, आपको और आपके बच्चे को। तो आपका हस्बैंड इससे भी डिनाई नहीं कर पाएगा अगर आप डीवी में रेजिडेंशियल राइट का क्लेम करती हैं। ठीक, डीवी में डोमेस्टिक वायलेंस में मारपीट हुई, उसके लिए भी आप जा ही रही हैं कोर्ट, उसमें आपको रेमेडी मिलेगी ही मिलेगी अगर आपके पास सबूत अप्रोप्रिएट होंगे। ठीक, अब अगर मान लीजिए आपके एक छोटा सा बच्चा है, बच्चे को भी हस्बैंड ने निकाल दिया और आपको भी निकाल दिया है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगी? तो आपको क्या करना है, 125 मेंटेनेंस का मुकदमा दाखिल करना है। मेंटेनेंस का मुकदमा दाखिल करते ही आपको इंटरिम मेंटेनेंस कुछ ना कुछ ग्रांट हो जाएगा, चाहे हस्बैंड वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी कि उसको वाइफ को अपने मेंटेन करना है। लेकिन एक चीज़ कंडीशन ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आप वर्किंग हैं तो आप अपने लिए मेंटेनेंस नहीं मांग सकती, सिर्फ आप अपने बच्चे के लिए मेंटेनेंस मांग सकती हैं, या अगर आपकी सैलरी आपके हस्बैंड से ज़्यादा है तब आप नहीं मांग सकती। आप हाईली क्वालिफाइड हैं तब आप नहीं मांग सकती। आपके अगर एडल्ट्री है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप एडल्ट्री में रह रही तो भी नहीं मांग सकती। तो अगर ये सब कंडीशंस नहीं है तो ही आप अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस की डिमांड करें, अदरवाइज ना करें, क्योंकि फिर वो भी फर्जिफिकेशन में आ जाएगा। इसलिए ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए उसने आपको और आपके बच्चे को सबको घर से निकाल रखा हुआ, तो आप विमेन सेल में कंप्लेन कराइए। विमेन सेल में आप दोनों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद जो आप कहेंगी मेंटेनेंस चाहिए, क्या चाहिए, वो एक अप्रोप्रिएट तरीके से होगा। हालांकि ये टाइम टेकिंग होता है, इसमें इतना ईजिली, इतना शांति से चीज़ें नहीं हो जाती, बहुत टाइम टेकिंग होता है विमेन सेल में जाना। अब आपने कह दिया कि चलो मेंटेनेंस की बात हो गई, विमेन सेल में कंप्लेन की बात हो गई, 498A में मुकदमा लिखा दिया, अब मेरे साथ मारपीट हुई है, मुझे दिन दहाड़े मारा पीटा गया है, अब मैं क्या करूं इसके लिए? तो अगर आपके साथ मारपीट हुई है तो 323 में आप जाइए। हल्की मारपीट है 323, हड्डी वड्डी तोड़ दी है तो धारा 325 में जाइए। गाली गलौज करिए तो 504 506 लगाइए इनके ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर, उनके फैमिली वालों के ऊपर अगर उन्होंने करा हुआ है तो 323 504 506 ये मुकदमे आप दर्ज कराइए। अगर आपको मान लीजिए रोड पे मारा पीटा गया है, ठीक है, आपके ऑफिस प्रेमाइसेस पे आपका हस्बैंड आपसे गाली गलौज करके जा रहा है, तो ये एक तरीके की क्रूएलिटी मानी जाएगी। क्रूएलिटी डाइवोर्स का ग्राउंड होता है, इस पे अगर आप तलाक लेना चाहती हैं तो ले सकती हैं। अगर आप तलाक नहीं लेना चाहती हैं, साथ ही रहना चाहती हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि आपका मान सम्मान का हरण हुआ है, आपकी बेइज्जती हुई है, वो ऑफिस प्रेमाइसेस पे आप किसी से नजरें नहीं मिला पा रही हैं, तो 499 यानी कि डेफेमेशन, मानहानि आपकी हुई है, उस बेइज्जती के लिए भी आप 499 IPC में जाकर उसके अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कार्रवाई कर सकती हैं। अब मान लीजिए आपके हस्बैंड के फैमिली वाले आपके मदर फादर से बात कर रहे हैं, वो उनसे कह रहे हैं इतना पैसा दो फ़ोन पे, नहीं तो तुम्हारी लड़की को हम घर से निकाल देंगे। अब आपके माता पिता ने रिकॉर्ड कर ली कॉल, ठीक, तो 383-84 में एक्सटॉर्शन ऑफ मनी, अनफेयर तरीके से आपके हस्बैंड के फैमिली वाले आपसे पैसा निकालना चाह रहे हैं, इसमें भी आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। बहुत सारी धाराएं हैं, मैं बताने बैठूंगा तो कल सुबह हो जाएगी उसमें। तो जो इन शॉर्ट जो बेसिक चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी है। बाकी कोई फर्दर हेल्प चाहिए, जो अगर आप प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, तो आप मुझे कॉल करिए, व्हाट्सएप पे पहले बुकिंग कराइए, कॉल करिए, मैं आपकी बेस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं फिर आपसे कहूँगा कि देखिए, अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट किसी भी तरीके से हुआ, अगर आपके बच्चे हैं, फैमिली है, तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को किसी भी तरीके से बात करके बैठ के निपटा लीजिए। कोर्ट कचहरी का चक्कर बहुत ख़राब होता है, ये आपका बहुत सारा समय बर्बाद कर देगा, आपके रिसोर्सेज को वेस्ट कर देगा, आपकी लाइफ स्पॉइल कर देगा। इसलिए इन सारी चीज़ों से बचिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बैठ के बात करिए। अगर आपको एक दूसरे के साथ नहीं रहना है तो सिंपली डाइवोर्स ले लीजिए।
और अगर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शादी से पहले चाहे हस्बैंड के या वाइफ के थे, तो सीधी सी बात है, आप उसी से शादी करिए ना जिससे आपके अफेयर थे या जिससे आपकी लव रिलेशन थी। आपने क्यों शादी करके लाइफ स्पॉइल कर दी दूसरे की? इसका कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए कोई भी डिसीजन लेना है तो बहुत सोच समझ के हमें लेना है, ऐसे अननेसेसरी में बेग और फेक डिसीजन नहीं लेना है। आई होप आप लोग एकदम संतुष्ट होंगे, सेटिस्फाइड होंगे। महिलाओं के लिए भी ये वीडियो आ गया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।